हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में अपने जानेंगे कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। वैसे आपको पता है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है या किसी कंट्री में प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। वैसे कई कंट्री में सेमी प्रेसिडेंशियल भी चलती है, लेकिन मेन ये दो ही होती है ना। तो अब बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है उसकी क्या खास बातें होंगी। अगर कुछ खास बातें हैं तो पक्का पक्का कुछ कमियां भी होगी। तो कमियां और खास बातें यानी कि उसकी मेरिट्स दोनों को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो लाइन दी हुई है उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, इसकी सबसे विशेष बात यही होती है कि इसमें एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होता है। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, मैं लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं। इस लाइन को अपने को आंसर में लिखना ही लिखना है। क्या? A parliamentary form of government is a system where the executive branch derive its legitimacy from its accountable to the legislature। यानी कि एग्जीक्यूटिव जहां पे अपनी लेजिटिमेसी और कहां से लेती है, लेजिस्लेचर से लेती है, और इसी के लिए वो क्या रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी। कुछ कंट्रीज के नाम यहां पे लिखे हुए हैं, आप अपने आंसर में लिख सकते हो ताकि आपका आंसर अच्छा रहेगा और एक लगेगा एग्जामिनर को भी कि हाँ बच्चे को कुछ पता भी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ चलती है। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इनमें चलती है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं है कि लोग उसे डायरेक्टली ही वोट करते हैं। लोग डायरेक्टली वोट तो करते हैं, क्या एक तरह से एमपी के तौर पे करते हैं। फिर मेजोरिटी में जो पार्टी जीत के आती है ना, उसी में से पीएम अपने में से वो चूज करते हैं। तो यहां पे इसकी अपने कमी भी पड़ेंगे, लेकिन एक बार याद रखो कि इसको डायरेक्टली मतलब लोगों के द्वारा चूज करा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एमपीज को तो हम ही चूज करते हैं। एमपीज को वोट कौन डालते हैं, हम लोग डालते हैं। जो 18 साल से ऊपर के वो सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं ना। और आप ये मेरे को कमेंट जरूर करना कि पहले 21 साल की एज तक की वोट करते थे, फिर 18 साल की उम्र में वोट करने लगे। ये 21 से 18 एज कब घटाई गई, कौन सा इसमें अमेंडमेंट करा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और वो कैसा होता है भाई, इसमें उसके पास सिर्फ नॉमिनल हेड होता है वो, यानी कि रियल हेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम होता है, जिसको अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। सर नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है? सर उसके पास नाम मात्र की पावर होती है, यानी कि बेसिकली देखा जाए ना तो उसके साइन ही चलते हैं बस हर जगह। बाकी सारे काम करना है ना, जो रियल में प्रैक्टिकली जो काम करता है वो पीएम करता है इसमें ना। तो इसको आप एक फीचर बनाकर भी लिख सकते हो, यानी कि मेरिट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो मेरिट है वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है। सर यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति। यानी कि यहां पे एग्जीक्यूटिव यूनिलेटरली यानी कि अपनी इच्छा से जो मन में आया वो डिसीजन नहीं ले सकती। अगर उसने जो भी डिसीजन लिया, जो भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे ना, तो वहां उसे लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होना होगा। ये सबसे अच्छी बात है। इसी के कारण है ना आगे के पॉइंट इस पे कुछ हद तक डिपेंड भी रहेंगे, क्या कि ये डायरेक्ट एक तरह से डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती या जो मन में आया वो नहीं कर सकती। यहां पे एग्जीक्यूटिव के पास एक लिमिट पावर होती है, जबकि प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, इन बातों को लिखना है। चलो आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में कि यहां पे इफ द गवर्नमेंट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जो अभी रूल कर रही है, वो कहते हैं अगर पार्लियामेंट में क्या कॉन्फिडेंस की मेजोरिटी को लूज कर जाती है तो आसानी से कहते हैं उसको रिप्लेस करा जा सकता है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक सिंपल सा नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ना, जैसे यहां पे वर्ड आएगा फ्लेक्सिबल, जो वर्ड आया है इसमें क्या होता है कि इसको हटाया जा सकता है। वैसे तो आपको पता है कि पीएम होता है वो तो राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर बनाया जा सकता है, इवन किसी का नाम भी हो तो भी बन सकता है। उसे 6 महीने के अंदर अंदर फिर किसी की मेंबरशिप हासिल करनी होती है। ठीक है, जैसे राज्यसभा की हासिल करता है वो। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पे एक वर्ड आया ना कॉन्फिडेंस, तो मैं यहाँ से एक वर्ड बता देता हूँ आपको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। तो सुनना भाई, आपने कभी सुना होगा कि सरकार के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये होता क्या? ये अभी तक अपने इंडिया में 2025 तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 28 बार आया जा चुका है गवर्नमेंट के खिलाफ। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 के अंदर आया था, चाइना के वॉर के बाद में।
इसमें ये होता है कि भाई जो अपोजिशन पार्टी है ना, उसको लगता है कि अभी जो प्रेजेंट पार्टी रूल कर रही है या जो मेन पीएम जो रूल कर रहा है वो प्रॉपर रूल नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर जवाबदेही नहीं है, या वो सरकार करप्टेड है, या कोई भी उनको ऐसा लगता है कि जो रूल रेगुलेशन वो लागू कर रहे हैं वो गलत है। तो वो क्या कर रहे हैं, 50 सदस्यों की मिनिमम उस पर असेंट होनी चाहिए, वो साइन करके लोकसभा के अंदर आता है, ये यानी कि लोअर हाउस में आता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकते हैं। फिर अगर ये मेजोरिटी से लोकसभा में पास हो गया, मेजोरिटी से क्या मतलब आप समझ रहे हो कि उसमें पास हो गया, ज्यादा सदस्यों ने उसमें असेंट दे दी, तो वो सरकार गिर जाएगी उस टाइम में ना। तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है भी, ये जो सरकार है ना, यहां पे एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर का पार्ट कही जाती है, और ये डायरेक्टली अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट होके आई है, तो ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मानी जाती है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ये दोनों ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि यहां पे जो कैंडिडेट आते हैं उनको डायरेक्टली लोग क्या होते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके आते हैं, तो ये लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। अगर ये 5 साल अभी रूल कर रही है, 5 साल में अगर इन्होंने ढंग से रूल नहीं करा, लोगों की जो एस्पिरेशन है, डिजायर है, उनको फुलफिल नहीं करा, तो आने वाले टाइम में लोग इन्हें वैसे ही वोट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अकाउंटेबल है ना, ये पार्लियामेंट के प्रति ज्यादा होती है। कौन? अपनी ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल ज्यादा होती है, जबकि प्रेसिडेंशियली इतनी नहीं होती। प्रेसिडेंशियली में प्रेसिडेंट के पास काफी पावर होते हैं, जो अपने आगे चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी। सिंपल सी बात है, जब जहां पर बात हम कर रहे हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो आंसरेबल होगी, बार बार हम पढ़ रहे हैं कि लेजिस्लेचर को उसको जवाब देना होगा, और इससे भी नहीं कि उसको वैसे भी जवाब देना होगा, 5 साल बाद में वो रिप्रेजेंट हो गया, ये अगर लोगों की नीड एस्पिरेशन को पूरा नहीं कराए तो लोग भाई उसे वोट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी की, एक अच्छी बात भी होती है कि डेमोक्रेसी की क्या बात होती है कि यहां पर लोग भाई बंद हड़ताल के थ्रू, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपनी बात मनवा भी सकते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी कर सकते हैं। खैर अपनी बात खैर पार्लियामेंट्री की कर रहे हैं, तो मैं ये डेमोक्रेसी बीच में नहीं लेके आऊंगा, लेकिन डेमोक्रेसी का एक पार्टी होता है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, तो मैंने ऐसे बोला। तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या होता है, ऑटोक्रेसी नहीं होती। ऑटोक्रेसी का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक लोगों की चल रही है, एग्जीक्यूटिव की बहुत ज्यादा चल रही है, लेजिस्लेचर की नहीं चल रही, या लेजिस्लेचर ही बहुत ज्यादा चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे ऑथोरिटेरियन रूल नहीं होता, यानी कि सिर्फ कुछ एक लोगों की जो मन में आया वो रूल रेगुलेशन को लागू नहीं किया जा सकता। यहां पे प्रॉपर क्या होता है, आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। कौन? एग्जीक्यूटिव। ये सबसे अच्छी बात है किसकी? पार्लियामेंट की। इसीलिए एग्जीक्यूटिव यहां पे बहुत ज्यादा कुछ पावरफुल नहीं होता। अब आगे बेटर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है कि आप सिंपल सी बात करो, अब बेटर कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। अपने बार बार ये पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव है ना यहाँ पे, वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अगर लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो यानी कि काम तभी हो पाएगा जब दोनों में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो कहते हैं ये बेटर कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कोऑर्डिनेशन होकर ही कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जाती है, ये एक अच्छी बात है। और अगर ऐसी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में तालमेल बैठ रहा है, तो सिंपल सी बात है वो पॉलिसी कैसी होगी, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में यहां पे रोल अच्छा प्ले करा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ एक डीमेरिट्स की, यानी कि कुछ कमियों की। तो सबसे पहली कमी तो भाई इनस्टेबल है। भाई चाहे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पे डिक्टेरियल गवर्नमेंट चलती है या मोनार्की गवर्नमेंट चलती है, उनके कंपैरेटिवली ये इनस्टेबल होती है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, प्रेसिडेंशियली को एक बार साइड में रखते हैं क्योंकि वहां पे अपने अगर अलग से जिक्र करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। पार्लियामेंट्री की गवर्नमेंट इनस्टेबल इसलिए भी कही जाती है क्योंकि यहां पे कई बार गवर्नमेंट कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। अब कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिलती है तो कई सारी पार्टी एक साथ आती है और गवर्नमेंट बनाती है ना। तो ऐसे मैनर में क्या होता है, आपको पता है कोलिएशन गवर्नमेंट में डिफरेंट आइडियोलॉजी की जब पार्टी साथ में आ रही है तो कभी भी आइडियोलॉजी मैच होना पॉसिबल है नहीं। अब आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी तो उनकी एक राय नहीं होगी, एक राय नहीं होगी तो ये गवर्नमेंट कभी भी क्या हो सकती है, फॉल हो सकती है ना। जब क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट कभी भी फॉल आ जाएगी। तो इसको अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं, और अनस्टेबल रहेगा तो देश का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। अब आप मुझे ये कमेंट कर सकते हो कि अपनी गवर्नमेंट के अंदर, अपनी इंडिया के अंदर कौन सा फेज कोलिएशन गवर्नमेंट का कहा जाता है, कौन सा फेज कहां से लेके लास्ट में बता देता हूं 2014 का फेज तक का, और उससे पहले का कहां से शुरू हुई थी तब से कहा जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट का फेज, और वो काफी अनस्टेबल माना जाता है। तो यहां पे इसकी बात होती है कि ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होगा तो सिंपल सी बात है प्रॉपर काम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे टाइम पे। इसके अलावा होता है माइनॉरिटी रूल, कि कई बार ऐसा होता है जब एक गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो वो गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। तो छोटी छोटी कई सारी पार्टीज आके क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। अब छोटी छोटी पार्टी आके गवर्नमेंट बनाएगी तो सिंपल सी बात है वो तो माइनॉरिटी रूल हो गया, मतलब कोई एक प्रॉपर रूल नहीं है, वो माइनॉरिटी का रूल है। छोटी छोटी पार्टी है, उसको थोड़े से लोगों ने सपोर्ट करा है, अब थोड़े से लोगों ने सपोर्ट करा तो माइनॉरिटी रूल है। तो वो कहते हैं प्रॉपर इफेक्टिव
और एफिशिएंटली पॉलिसी नहीं बना पाएगी, वो हो सकता है फिर मेजोरिटी के विल को पूरा नहीं कर पाए, देश की जो नीड है, एस्पिरेशन है प्रॉपर, उनको पूरा नहीं कर पाए, ये इसकी कमी है। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा कमजोर माना जाता है। प्रॉपर जो सेपरेशन ऑफ पावर अपने को देखने को मिलता है ना, वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम में देखने को मिलता है, सॉरी प्रेसिडेंशियली सिस्टम में देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटरी और तीसरा जुडिशरी, तीनों के बीच में प्रॉपर तरीके से काम बंटे होते हैं, यानी कि कोई भी ब्रांच दूसरे के काम को ओवरराइड नहीं करेगी, ठीक है, ओवरलैप भी काम को नहीं होगा। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में प्रॉपर तरीके से काम और फंक्शन नहीं डिवाइड होते हैं, इसीलिए कई बार काम का ओवरलैप देखने को मिलता है, यानी कि फंक्शंस का ओवरलैप यहां पे होता है। तो ये इसकी कमी है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट इलेक्शन, कि यहां पे लगातार इलेक्शन देखने को मिलता है। भाई लगातार इलेक्शन कैसे, कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया पार्लियामेंट में, जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, और अगर वो हो गया तो तुरंत दोबारा इलेक्शन होंगे। और सिंपल सी बात है, अगर कोलिएशन गवर्नमेंट भी बन गई तो कोलिएशन गवर्नमेंट तो कभी भी फॉल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपस में आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई, तो दूसरी पार्टी ने अपनी मेजोरिटी वापस ले लेनी है। तो ऐसी कंडीशन है, इसको माना जाता है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है, इसीलिए ऊपर का पॉइंट से थोड़ा कुछ हद तक मैच करता है, ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है ना। इसके अलावा है लैक ऑफ क्लियर लीडरशिप, कि यहां पर कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते। सर हेड ऑफ गवर्नमेंट तो पीएम होते हैं, पीएम को तो हम इलेक्ट करते हैं। सर हम पीएम को वोटिंग करते हैं, वो पीएम को नहीं करते, हम एक पार्टी को, एमपीज को वोटिंग करते हैं। फिर जो पार्टी जीतती है, यानी कि जिनके 272 से प्लस सीट्स आती है लोकसभा के अंदर, है ना, तो वो क्या करेगी, अपने में से किसी एक लीडर को, जिनको उनको लगता है कि भाई इस लीडर को हमें पीएम बनाना, उसको वो पीएम बनाएगी। हम डायरेक्टली उस पीएम को वोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम उस पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं। पीएम तो मेजोरिटी पार्टी जो आ रही है ना, वो अपने में से सिलेक्ट करेगी। तो ये भी इसकी एक कमी है। तो आई होप आपको ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की काफ़ी बातें समझ में आई होगी। बड़ा आसान है, आप बना के लिखोगे, थोड़े थोड़े पॉइंट दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आप नंबर भी कवर कर सकते हो। फिर भी किसी मेरे भाई बहन को किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग दिक्कत हो तो आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।